नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राइश चैनल। आज जो हमारा सेशन है वो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही करंट का हॉट टॉपिक है। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी जो अभी 2024 का जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इलेक्शन के टाइम में ही उन्होंने अनाउंस किया था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। और उस अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया कि इन फ्यूचर सारे जो विधानसभा हैं, जितने भी हमारे पूरे भारत में, जैसा कि आप जानते हो 28 राज्य हैं और 28 राज्यों के साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिनमें एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, एक और एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभाएं एग्जिस्ट करती हैं। तो 28 और 3 31, तो 31 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साथ में लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है। 1967 तक 1967 का मतलब हो गया 1952 एक चुनाव हो गया। 1952 के बाद जो 1957 दूसरा चुनाव हो गया, फिर इसके बाद 1962 का तीसरा चुनाव हो गया और 1967 का चौथा, यानी 4 चुनाव लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ कराए गए। लेकिन 1968 के बाद से फिर स्थिति बिगड़ गई। एक साथ कई राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया गया, फिर उनके अलग चुनाव हुए और जो स्थिति बिगड़ी वो आज तक ऐसी ही चली आ रही है। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम फिर से वही स्थिति को रीस्टोर करेंगे, यानी उसी स्थिति को फिर से पुनर्बहाल करेंगे। और इस काम को करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी से इस जो विषय है, इसकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए अपनी सलाह, उनकी सलाह मांगी। तो रामनाथ कोविंद जी ने अपनी सिफारिश अभी हाल ही में दी और पिछली 18 सितंबर को 18 सितंबर को उस रिपोर्ट पर, श्री रामनाथ कोविंद रिपोर्ट पर कैबिनेट ने विचार किया और फाइनल उस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। अब इसका मतलब ये है कि अब उससे आगे एक बहुत बड़ा जो माइलस्टोन था वो ये सब्जेक्ट पार कर गया। यानी कैबिनेट की मुहर लग जाने का मतलब होता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि अब इस पर हमें काम करना ही है। तो काम करना है, हालांकि अभी काम कुछ हुआ नहीं है। जो भी स्थिति नई बनेगी उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, यानी संविधान में संशोधन करने के लिए जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी जुटानी पड़ेगी। अब ये सब कैसे होगा ये भविष्य बताएगा। हालांकि नामुमकिन को मुमकिन कर पाना ही नरेंद्र मोदी का नाम है। तो जैसे ही कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया, कैबिनेट ने जैसे ही ये निर्णय लिया, इसके बाद इस पर तमाम फोरम्स पर डिस्कशन शुरू हो गया। तमाम फोरम पर इस पर बहस शुरू हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ कराए जाएं। कुछ लोगों ने कहा कि इससे जो है वो हमारा संघीय ढांचा प्रभावित होगा। कुछ लोग ने कहा कि भाई ये संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली पॉसिबिलिटी या सबसे पहली बात जो है कि ये संभव कैसे है, इसमें एक बड़ा डाउट ये आता है, एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए आपने अभी एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि 2029 में, यानी 2029 में सपोज कर लीजिए कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, तो कैसे संभव है?
कैसे संभव है का मतलब ये हुआ कि अभी देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, अभी अभी रनिंग में है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद नेक्स्ट हरियाणा का चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन अब अभी चल रहा है 2024। तो 2024 फिर 2024 से अगले अगले साल यानी जो नेक्स्ट ईयर है वो कुछ और चुनाव होंगे। 2027 में यूपी का चुनाव होगा। तो क्या किया जा सकता है, ये जैसे एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा, तो क्या अगले 2 साल के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? यानी जब 27 में इलेक्शन ड्यू है तो क्या 27 में इलेक्शन कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? तो रामनाथ कोविंद जी ने इस पे जो बात कही है वो ये कही है कि 2027 में इलेक्शन होगा, लेकिन वो इलेक्शन खाली 2027 से 2029 तक के लिए शेड्यूल होगा। 29 में फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग हो जाएगी और फिर 29 में सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मतलब 2029 तक यदि किसी राज्य का 1 साल पूरा हो रहा है, किसी राज्य का 2 साल पूरा हो रहा है, किसी राज्य का 3 साल पूरा हो रहा है, तो इस बात की परवाह किए बिना सबकी विधानसभाएं 2029 में एक साथ भंग कर दी जाएंगी और फिर इसके बाद चुनाव होगा। तो मुझे लगता है इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर रिस्क है। जैसे मान लीजिए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, यूपी में चुनाव होता है और मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो 2 साल बाद वो सरकार भंग करने का रिस्क ये बीजेपी को होगा। ऐसा ही सेम अपोजिशन की पार्टियों के लिए भी होगा, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी होगा। तो ये सबके लिए बराबर रिस्क है, तो ये कोई विषय नहीं है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए 2029 में इलेक्शन सबके साथ साथ करा दिए गए और किसी राज्य में अल्पमत की सरकार बनी और वो सरकार 1-1.5 साल बाद गिर गई और वहां विधानसभा भंग करनी पड़ी, तो क्या होगा फिर? क्या वो डिस्टरबेंस नहीं होगा कि फिर जब 2030 में इलेक्शन होगा तो अगला इलेक्शन उसका 2035 में ड्यू होगा, तो फिर कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? तो जो रिपोर्ट आई है, प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट आई है, राष्ट्रपति जी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि अगला इलेक्शन खाली बचे हुए टेन्योर के लिए होगा, यानी जो शेष 4 साल बचे हैं सिर्फ उसी के लिए अगला चुनाव कराया जाएगा। जो नेक्स्ट ड्यू है 2029 के बाद 2034 में जो इलेक्शन होगा उसमें फिर से सभी विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाएगा। आप कह रहे होंगे ये कौन सी नई बात हुई? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कोई नई बात नहीं है। ये बात जो है वो लोकल जो बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, यानी चाहे वो नगरीय निकायों के चुनाव हो या पंचायती राज के इलेक्शन हो, उनमें यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि सपोज कर लीजिए कि कोई पंचायत 4 साल काम करने के बाद भंग कर दी गई, तो फिर उसका चुनाव होगा उस पंचायत का, लेकिन उसका चुनाव शेष बचे हुए सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा। फिर पूरे प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पूरे प्रदेश में जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शंस के साथ ही फिर से उस पंचायत का चुनाव एक बार फिर से कराया जाएगा। अब फिर जो भी जीतेगा वो सरपंच कहलाएगा, अगले 5 साल के लिए काम करेगा वो। तो ये सारे जो तर्क हैं इसके अगेंस्ट में दिए जाते हैं वो निराधार हैं। मैं यहाँ सिर्फ ये डिस्कस करने आया हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, वो किस तरह से राष्ट्र हित में है। मैंने कुछ स्टडी की और स्टडी में जो पहली बात ये पाई कि आप थोड़ा इस डेटा पर गौर करना कि दिल्ली बिहार के चुनाव अगले साल यानी 2025 में हैं, जम्मू कश्मीर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव इसी साल में हैं यानी 2024 में हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ ही, तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद फिर जम्मू कश्मीर का चुनाव हो गया, जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद फिर हरियाणा का चुनाव हो गया, हरियाणा के इलेक्शन के बाद फिर महाराष्ट्र का चुनाव होगा, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद फिर 2027 में गोवा का इलेक्शन होगा, फिर मणिपुर का इलेक्शन होगा, पंजाब का इलेक्शन होगा, फिर यूपी का इलेक्शन होगा, फिर गुजरात का इलेक्शन होगा, फिर उत्तराखंड का चुनाव होगा, फिर हिमाचल प्रदेश का चुनाव होगा। ये सारे राज्यों के चुनाव 2027 में ड्यू हैं।
इसके बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, तेलंगाना का चुनाव, मेघालय का चुनाव, नागालैंड का चुनाव, त्रिपुरा का चुनाव, कर्नाटका का चुनाव और मिजोरम का चुनाव, ये 2028 में ड्यू है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम का चुनाव, ये 2029 में ड्यू है। और फिर 29 में लोकसभा का चुनाव होगा। अब आप सोचिए कि हमारी जो राजनीतिक दल हैं, यानी हमारी जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां हर समय देश में कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ ये भी होता है, कुछ समय पहले तक होता था कि प्रांतों के चुनाव में प्रांत स्तर के ही राजनीतिक कार्यकर्ता अपने स्तर पर चुनाव को मैनेज कर लेते थे। लेकिन आज जो है वो इलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है या बन चुका है। तो इसमें कोई भी प्रांत का चुनाव हो, यानी किसी भी स्टेट का चुनाव हो, किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता कैंपेनिंग के लिए आते हैं। जो सरकार चल रही है, सरकार की पूरी मशीनरी उसमें लगी होती है। तो अच्छा, फिर क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है, ये बार बार हर समय, अभी लोकसभा का चुनाव खत्म नहीं हुआ कि फिर जम्मू कश्मीर का इलेक्शन शुरू हो गया। अब जम्मू कश्मीर का इलेक्शन के बाद हरियाणा का इलेक्शन शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में आती हैं तो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करती हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हैं। तो हमारा देश कभी भी इलेक्शन मोड से बाहर ही नहीं आ पाता है। और ये टीका टिप्पणी, ये कीचड़ उछालने से जो राजनीतिक विद्वेष है, ये हर समय बरकरार रहता है। इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है अगर चुनाव 5 साल में हो। सभी चुनाव 5 साल में कराए जाएं तो क्या होगा कि ये जो टीका टिप्पणियां होंगी, ये जो छीटाकसी होगी, ये जो घटिया किस्म की राजनीति होती है, ये इस तरह की राजनीति का जो अवलोकन, इस तरह की राजनीति का दर्शन हमें 5 साल में सिर्फ एक बार होगा। और बाकी के 4 साल, शेष 4 साल जो है वो हर प्रांत की सरकारें, हर राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार मन लगा करके जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार कर पाएगी, इलेक्शन मोड से बाहर आकर के। एक और बात देखने में मिलती है कि जब हर साल कई कई राज्यों के चुनाव होते हैं, यानी हर समय चुनाव चलते रहते हैं, तो राजनीतिक दल अपना नैरेटिव सेट करने के लिए समाज में भी विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं, ऊंची जात नीची जात करते हैं, और इस तरह से समाज का जो एक प्यारा सा ताना बाना है, एक जो हमारा एक बेहतरीन नेटवर्क है, हमारी जो सोशल हार्मोनी है, वो भी खतरे में पड़ जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई उनका काम है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ही ये चीज हमें विरासत में मिली है कि फूट डालो और राज करो। महात्मा गांधी जी इसीलिए राजनीति के खिलाफ थे, राजनीति नहीं चाहते थे, वो चाहते थे लोकनीति के हिसाब से काम किया जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री में, मतलब इसमें हम अपवाद नहीं है कि हमारे यहाँ ही ये कुकर्म किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। आप अभी देखिए अमेरिका में चुनाव होने हैं, अमेरिका में भी जो दो सशक्त उम्मीदवार हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कहीं का भी चुनाव हो पूरी दुनिया में, ये तो होता ही है। मेरा कंसर्न वो नहीं है, ये तो होगा ही। बट अगर ये पूरे 5 साल होता रहे, अगर ये हर समय होता रहे, तो फिर सोसाइटी में दिक्कत होती है, फिर समाज में दिक्कत होती है। आप देखें अमेरिका में ये होगा, अभी नवंबर तक होगा। अमेरिका में नवंबर में जब चुनाव हो जाएंगे, इसके बाद फिर सब कुछ खत्म, लोग भूल जाएंगे, सिर्फ उसको याद रखेंगे जो जीता है। फिर सब समाज के लोग अपने आपस में जो भी उनकी लाइबिलिटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम धाम में जुट जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि भारत जो है वो उत्सवों का देश है, भारत 30 त्योहारों का देश है। आज मुझे देखने से ऐसा लगता है कि भारत 30 त्योहारों का देश तो कम रह गया, आज भारत चुनावों का देश बन गया है। हर समय कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है। इसका एक डिमेरिट और है, इसका एक बड़ा नुकसान और है। अकॉर्डिंग टू माय स्टडी, जैसा मैंने अध्ययन किया, मैंने अपने अध्ययन में पाया कि जो चुनाव में
2019 का चुनाव हुआ था जब लोकसभा का, तो लोकसभा के 2019 के इलेक्शन में 2019 के चुनाव में कुल खर्चा मतलब खर्चा कहाँ होता है चुनाव में। सबसे पहली बात ये भी एक बता दूं मैं आपको कि जब जब इलेक्शन करवाया जाता है तो ये एज यू नो कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, इस तरह से 6 इलेक्शंस होते हैं। एक लोकसभा का चुनाव, दूसरा राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये 6 चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। अब इन चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी तैयारी इसमें होती है कि सभी जो वोटर्स हैं उनका वोटिंग कार्ड इशू करना, मतलब जो चुनाव आयोग का जो निर्वाचन कार्ड है, निर्वाचन कार्ड, इलेक्शन कार्ड इशू करना सबका, वो फ्री में नहीं होता, उसमें पैसा लगता है, जो कि आपको फ्री में मिलता है ना। जो इलेक्शन कार्ड है वो आपको फ्री में मिलता है, लेकिन चुनाव आयोग को तो उस पर पैसा खर्च करना ही पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है, इलेक्टोरल रोल तैयार करता है वो। इतने बड़े देश में जहां करोड़ों मतदाता हैं, उनकी सबकी वोटर लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। उसमें मशीनरी लगती है, उसमें ह्यूमन पावर लगता है, उसमें पूरा प्रिंटिंग का कॉस्ट आता है। ये सब भी हो गया। इसके बाद फिर चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही हर राज्य में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। सभी दूसरे राज्यों से चुनाव पर्यवेक्षक यानी जो इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स होते हैं आते हैं, अधिकारी होते हैं। अब एक बड़े राज्य में हर जिले में, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 55 जिले में अगर एक जिले में अगर 5-5, 6-6 ऑब्जर्वर्स ही रखे जाए कम से कम, तो आप सोचिए कि कितने सारे ऑब्जर्वर्स सिर्फ एक स्टेट में आएंगे दूसरे स्टेट से। उनके आने जाने और महीनों यहाँ रहने का खर्चा इलेक्शन कमीशन का होता है। इसके अलावा जो होता है वो हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगता है। एक बहुत बड़ा खर्चा जो है ईवीएम मशीन का है, ईवीएम मशीन की रिपेयरिंग का है, उसके सॉफ्टवेयर के अपडेशन का खर्चा होता है। इसके बाद इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने के लिए आए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो कैंपेन चलाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है। जिस दिन चुनाव होना है उस दिन, चुनाव वाले दिन अलग अलग बूथ पर जो चुनाव करवाने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भेजना। फिर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। ये सब में बहुत बहुत पैसा खर्च होता है। आप आइडिया नहीं लगा सकते। केवल लोकसभा के चुनाव में 2019 में 60,000 करोड़ खर्च हुआ था। 60,000 करोड़ रुपीज 2019 के लोकसभा इलेक्शन में चुनाव में खर्च किया गया था। अच्छा, फिर गेस कीजिए 2024 में कितना हुआ, है ना। आप सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। 2024 में 135,000 करोड़, मतलब जो 2019 में खर्च हुआ था वो खर्च दुगने से भी ज्यादा बढ़ के 135,000 करोड़ रुपया 2024 के चुनाव में खर्च किया गया। अब आने वाले 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश जानते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। उत्तर प्रदेश जो है वो इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा प्रांत है कि यूरोप में उस प्रांत के बराबर या उससे छोटे कई देश हैं। पूरा फ्रांस और पूरा ब्रिटेन मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा वोटर्स की संख्या यूपी में है। तो वहां चुनाव का खर्चा भी कुछ ऐसा ही आएगा। अगर मैं सभी राज्यों के 5 साल में सभी राज्यों के अलग अलग चुनाव में खर्च की बात कर लूं तो लगभग 350,000 करोड़ रुपए का खर्चा ये आता है। इस खर्च को एक साथ चुनाव करके कम किया जा सकता है, इसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में जो फोर्सेस का मूवमेंट होता है हर साल, उससे बचा जा सकता है। अधिकारी लोग जो इतनी बड़ी संख्या में इधर उधर चुनाव के समय में व्यस्त होते हैं, उससे बचा जा सकता है। एक बड़ी समस्या और आती है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, जब भी
किसी स्टेट में चुनाव होता है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ 2023 में। तो 4 महीने के लिए पूरी मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ठप पड़ गई। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर 4 महीने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ठप पड़ गई। उससे पहले पंचायत के चुनाव हुए थे, फिर 4 महीने के लिए पूरी मशीनरी ठप पड़ गई। ये क्यों ठप पड़ जाती है? क्योंकि 4 महीने जो आदर्श आचार संहिता है उसके हिसाब से सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकती है उन जो आचार संहिता का पीरियड है। तो भैया फिर सरकार काम कब करेगी? अब आप कहेंगे कि ठीक है 4-4 महीने कर लीजिए, लेकिन होता यह है कि जैसे मान लीजिए यूपी का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, या मान लीजिए गुजरात का चुनाव है, तो गुजरात के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होता है, मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है कि मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए भेजे जाते हैं। ओके, इन सारी समस्याओं से एक झटके में निजात पाया जा सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव के कॉन्सेप्ट से। एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा को लागू करके इन सारे समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। इसमें कभी कभी ये भी आरोप लगता है कि ये जैसे कांग्रेस के नेता यानी जो खड़गे जी हैं वो कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। बस इस पर मेरा इतना कहना है, तो अगर ये संघीय ढांचे के खिलाफ था तो 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव, इसके बाद 1962 का चुनाव, इसके बाद 1967 का चुनाव, ये सब आपने कराया ना। तो क्या संघीय ढांचा डैमेज हो गया? ये 4 चुनाव लोकसभा और सारी विधानसभाओं के एक साथ हुए, अगर तब संघीय ढांचे पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब संघीय ढांचे पर क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरी चीज, कई बार ये भी आरोप लगाया जाता है, कई बार इस तरह का भी आरोप लगाया जाता है कि साहब अगर इस तरह चुनाव कराए गए तो राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे पर हावी हो जाएंगे, या क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पर हावी हो जाएंगे। मतलब लोग या तो विधानसभा के चुनाव का मूड बना करके लोकसभा में किसी भी पार्टी को जिसको विधानसभा में दे रहे हैं उसको ही लोकसभा में जिता देंगे, या जिसे लोकसभा में अगर उनका मूड है तो उसी को वो विधानसभा में। ऐसा होता नहीं है। मतलब अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब भारतीय जनमानस की जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमने पिछले चुनाव दिल्ली में देखा है कि दिल्ली में चुनाव हुआ, 70 सीटों विधानसभा का चुनाव हुआ। दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 सीट्स आई थी आम आदमी पार्टी की। आउट ऑफ 70 67 सीट्स आम आदमी पार्टी की आई थी। बाकी दिल्ली की जनता ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया, सबका पत्ता साफ कर दिया। आप उसी के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में उसी जनता ने दिल्ली की, उसी मतदाता ने दिल्ली के 7 की 7 सीटें बीजेपी को दी। 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो ये मैच्योरिटी है हमारी भारत के मतदाता की, हमारे भारत के मतदाता की परिपक्वता। आप ये मत कहिए कि उसके ऊपर ये मुद्दा हावी हो जाएगा, ये मुद्दा हावी हो जाएगा। मैं एक बहुत बारीक अनुभव से बता रहा हूं कि जो एनालिस्ट बैठते हैं, जो इलेक्शन का एनालिसिस करने वाले इलेक्शन या पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, वो न जाने क्या क्या नैरेटिव सेट करते हैं। किस चुनाव में ये मुद्दा चल गया, इस चुनाव में ये मुद्दा। कोई भी मुद्दा चुनाव में नहीं चलता है साहब। मैं बिल्कुल खुल के बताना चाहता हूं, सिर्फ 2 ही मुद्दे होते हैं। आपकी सरकार ने 5 साल अच्छे से काम किया है तो आपको कभी भी किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। जनता तो सिर्फ काम की भूखी है। बस एक अच्छा शासन दो आप, जो जनता चाहती है उसके हिसाब से आप डिसीजंस लो। होता क्या है, ये हर राज्य का ट्रेंड है कि सरकार बनती है, 4 साल सरकार कुछ नहीं करेगी, बिल्कुल नंगा नाच चल रहा है। कहीं मुख्यमंत्री हैं, कहीं कोई मंत्री है, कोई सुनाई नहीं देगा। और 5वें साल जो सब जाग जाते हैं,
5वें साल जाग जाते हैं, फिर धुआंधार, जिस साल चुनाव का साल होता है उस साल धुआंधार आप देखोगे, गृह मंत्री भी आ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री की 22 रैली वैली करने से वोट नहीं बनता है, सिर्फ भीड़ जुटाई जाती है। तो रैली करके आप भीड़ वोट। और दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है, अब जैसे यूपी का चुनाव हुआ, अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में एक बहुत पॉपुलर, बहुत चर्चित सीट रही अयोध्या की सीट। मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और लल्लू सिंह वहां भाजपा के कैंडिडेट थे। लल्लू सिंह को टिकट दिया बीजेपी ने। जैसे ही लल्लू सिंह को टिकट दिया गया, तुरंत हमारे घर से फोन आया कि अयोध्या की सीट गई बीजेपी के हाथ से। मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई वहां राम मंदिर बनाया गया है, लल्लू सिंह की सीट कैसे जा सकती है? वो उसी सीट की बदौलत तो पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है, वही सीट कैसे निकल जाएगी हाथ से? लेकिन हुआ ऐसा। वहां क्या फैक्टर काम किया? ना कोई जात, ना कोई पात, कुछ भी नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट, सिर्फ विकास का। लल्लू सिंह 5 साल जनता के बीच में नहीं दिखे। ओके, बहुत सारी और बातें हैं, ये खुले फोरम से कहना उचित नहीं होगा, बट मैं सिर्फ ये सबको समझाना चाहता हूं कि आप कुछ भी मुद्दा बना लो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नैरेटिव सेट कर ले, पॉलिटिकल पार्टीज के नैरेटिव सेट करने से वोट नहीं फिक्स शिफ्ट होता है। आप कितना भी पिला दो, पिलवा दो, आप कितना भी बांट दो, जो लेता है ना, जो चुनाव के समय में लेन देन होती है, कुछ ऐसा सुना है मैंने, तो लेने वाला हर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के वोट किसी को नहीं देता। एक और जो इस चुनाव की खास बात रही, जिस पर नैरेटिव में बोलते हैं, भाई ये कहते हैं कि हाँ वो बीजेपी के इतनी सीट कम हो जाने के पीछे, यानी 400 पार ना आने के पीछे तमाम चीजें कही जाती है कि जातीय गणित और ये गणित। मैं एक यहाँ पर और अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि इस सीट को कम होने के पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि बीजेपी और ये दोनों लोग मिलकर के, यानी दोनों मिलकर के मतदाताओं, अपने मतदाता को बाहर नहीं ला पाए। ये इस बार जो बीजेपी की सीट्स कम हुई, मतलब बीजेपी की सीट्स उतनी भी नहीं आई, 273 सीट भी बीजेपी को नहीं, 273 के आंकड़े से भी बीजेपी दूर हो गई। उसका सिर्फ एक वजह है बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, बाकी कुछ भी नहीं है। मतदाता घर से बाहर ही नहीं निकला। बीजेपी का जो वोटर था तो उसे कोई लगता था पार जाएगी तो हम वोट करने क्यों जाएं? तो भैया, पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी नैरेटिव सेट कर ले, मतदान नैरेटिव से नहीं जीता जाता है, मतदान अच्छे काम से जीता जाता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप 5 साल अच्छा काम करिए, युवाओं के लिए रोजगार पैदा कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर, जात पात का ये चक्कर छोड़ के, धर्म, जहर, संप्रदाय, ये सब छोड़ करके काम कीजिए, काम से ही वोट मिलेगा। ओके, एक और जो बात बोली जाती है कई बार कि अगर ये बात तो मैंने शायद चर्चा कर ली कि बीच में ही भंग हो जाए तो फिर कैसे एडजस्टमेंट होगा, उस पर मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने अपने सिफारिश में कहा है कि ऐसी स्थिति में संबंधित चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। तो ओके, तो कुल मिला के सरकार का ये फैसला हर दृष्टि से राष्ट्र हित में है। और मैं तो बस इतना ही एश्योर कर सकता हूं कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, और जिस लिए आप जाने जाते हो बेहतरीन और कठोर निर्णयों के लिए, हम और हमारी जनता आपके साथ है। और एक बात और बोलना चाहता हूं कि एक बार आपने किसान आंदोलन के दबाव में आकर के जो किसानों के लिए कानून बनाए गए थे वो बिल वापस ले लिया। अब ऐसा कोई निर्णय फ्यूचर में मत लेना, ये आपके लिए आत्मघाती होगा। जय हिंद, जय भारत।